नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें आज हम बात करेंगे पाकिस्तान या कह लीजिए कि आतंकिस्तान की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बड़ी उम्मीद के साथ एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे, वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान भुखमरी का शिकार है। पाकिस्तान की जनता एक एक रोटी के लिए तरस रही है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते ठीक हो जाएं, जो हालात कुछ सुधर भी सकते हैं पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान को उस समय बड़ा झटका लगा जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाकर उन्हें बेनकाब कर दिया। बिलावल जब तक भारत में थे वो एकदम भीगी बिल्ली बने हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा वो शेर बनने की कोशिश करते दिखे। बिलावल ने पाकिस्तान पहुंचकर कहा कि भारत और बीजेपी ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि हर मुसलमान आतंकी है। बीजेपी और आरएसएस ये साबित करने में लगे हैं कि हर पाकिस्तानी आतंकी है। एक तरफ पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारने की जुगत में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ वहां से आतंक की फैक्ट्री बदस्तूर जारी है और अभी भी चल रही है। जिस वक्त बिलावल भारत में थे उस वक्त भी पाकिस्तानी आतंकी न केवल भारत में घुसपैठ कर रहे थे, बल्कि हमारे 5 जवान बलिदानी भी हो गए। हालांकि भारतीय जवानों ने इसका माकूल जवाब देते हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 2 आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन सवाल यह है कि यह सब कब तक चलता रहेगा? आतंक के खिलाफ आखिरी ऑपरेशन कब होगा? यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का फन कुचलने के लिए सेना ने ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च किया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। शुक्रवार को राजौरी में आतंकी हमले में सेना के 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसके जवाब में सेना ने ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च किया है। आतंकियों के सफाई के लिए सेना तो दिन रात लगी है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आतंक की सोच का क्या? आखिर कब आतंक की सोच का एनकाउंटर होगा? एक तरफ पाकिस्तान सीमा पार से आतंक की फैक्ट्री चला रहा है और दुनिया के सामने भारत से भाईचारे का राग अलापने लगता है, जिसकी सनद है बिलावल भुट्टो का भारत दौरा। ग्लोबली अलग थलग पड़ने के बाद बिलावल बड़ी हसरत लिए भारत आए, लेकिन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तल्ख लहजे में ये संदेश दे दिया कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। भारत में रहते हुए तो बिलावल भीगी बिल्ली बने रहे, लेकिन जैसे ही आतंकिस्तान की धरती पर पहुंचे वैसे ही जहर उगलने लगे। पाकिस्तान पहुंचते ही बिलावल ने कहा कि भारत और खास तौर पर बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चला रही है। बीजेपी और आरएसएस दुनिया में मुस्लिमों और हर पाकिस्तानी को आतंकी साबित करना चाहते हैं। पाकिस्तान के टेडी बियर को कोई बताए कि अब तो दुनिया बता रही है कि आतंक की फैक्ट्री कौन चला रहा है और कौन आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। आतंक पर लगाम कसने के बजाय बिलावल खुद आतंकियों की जुबान बोल रहे हैं और फिर भारत से बातचीत भी करना चाहते हैं। सीमा पार से एक बार फिर से आतंकी हमले भी बहुत सोच समझ कर किए जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक होने वाली है और ये सब कर पाकिस्तान वैश्विक मंच पर भारत की छवि खराब करना चाहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आतंक की सोच का एनकाउंटर कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। भारत में बीजेपी का कोशिश रहा है या आरएसएस का कोशिश रहा है कि दुनिया भर के सारे मुसलमान को देशद्रोही करार दे। अगर वो मुसलमान भारत में रहते हैं तो उनको भी देशद्रोही करार देते हैं, और कोई पाकिस्तानी नजर आता है तो उनको भी वो देशद्रोही करार देते हैं। उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की गई। एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एन एससीओ मेंबर स्टेट, मिस्टर भुट्टो जरदारी was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered. The terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves.
तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुका है। भारत और पाकिस्तान के कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कौन कौन लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। न केवल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बल्कि चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। हमारे साथ वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जी हैं, स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ आफ्ताब मुगेरी जी, जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं, PNN न्यूज़ TV उसके सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं ये। और इसके साथ ही हमारे साथ अल्ताफ ठाकुर जी हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले टीपीएस त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बिलावल, हमने देखा जब तक भारत में थे उनकी भाषा क्या थी, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान की धरती पर पहुँचते हैं उनकी भाषा बदल जाती है और बीजेपी, RSS और भारत के ऊपर वो गंभीर आरोप भी लगाते हैं। क्या कहेंगे आप और कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, पहले तो उनके आरोप को देखिए। बीजेपी हो या RSS हो, वो कहते हैं कि भारत के लोग मुसलमान को आतंकी समझते हैं। हम ऐसा नहीं, हम ये सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हर आतंकी मुसलमान निकलता है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब जो वो ला रहे हैं और जो बिलबिला रहे हैं बिलावल भुट्टो जी, वो इसलिए बिलबिला रहे हैं कि भारत कश्मीर में, जिसको वो अपना मानते हैं, वहां पे G20 की समिट कराने जा रहा है। पहले तो 70 हटाया, वो बिलबिला के रह गए, कुछ कर नहीं सकते। और अब जब G20 की मीटिंग हो रही है तो वो ये कहते हैं कि भारत ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के विचारों का ख्याल नहीं किया, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस का ख्याल नहीं किया, बायलैटरल रिलेशंस का ख्याल नहीं किया। अब इसका एक आंसर ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में पाकिस्तान, जिसका हाथ हर आतंकी हमले में पाया जाता है, तो क्या पाकिस्तान क्या करता है? जहां तक यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन की बात है, तो उसके अनुसार पाकिस्तान को POK से अपनी तमाम सेना हटा देनी चाहिए थी। क्या पाकिस्तान ने ऐसा किया? और जब वो बायलैटरल रिलेशंस की बात करते हैं, तो क्या 1971 के बाद शिमला एग्रीमेंट में ये तय नहीं हुआ था कि हम अपने मसले आपस में निपटाएंगे? फिर ये चीन और अमेरिका के पास मध्यस्थता के लिए क्यों जाते हैं? यानी कि टोटल स्टैंड ऑफ बिलावल भुट्टो इज इलीगल। अब जो मिर्ची लगी हुई है से लगी है कि हमारे जयशंकर जी ने उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया। उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी उससे भी तेज रफ्तार से गिर रही है, जिस रफ्तार से उनका फॉरेन रिजर्व गिर रहा है। यानी कि उनकी इकोनॉमिक हालत को भी बता दिया और उनकी क्रेडिबिलिटी को भी बता दिया। लिहाजा बिलावल भुट्टो जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन 2 पॉइंट नजर करने के हैं। क्या ये सच नहीं है? टीपीएस त्यागी जी, अपनी बात को आप पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक के पहले ठीक नहीं आ रही थी। अब उसको हमने ठीक करने की कोशिश की है, दुरुस्त किया उसको। अब आप बोलिए, अपनी बात रखिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाता हूं मैं। आपको हमारी आवाज? हाँ, अब प्रॉपर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए आप। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि 21 अप्रैल जब अनाउंस किया गया बिलावल भुट्टो द्वारा कि वो SCO की मीटिंग में भाग लेंगे, तो पुंछ के अंदर अटैक हो गया। और जब 4 मई को वो SCO की बैठक में बयान दे रहे थे, उसी वक्त राजौरी में अटैक हो गया। तो क्या ये महज इत्तेफाक है? इसका मतलब अगर आप इसकी गहराई में जाओ तो इसमें 2 बातें साफ होती है। यदा कदा जब पाकिस्तान के सिविलियन हुक्मरान कोशिश भी करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में समीकरण स्थापित करने की शुरुआत हो, तो वहाँ की ISI और पाकिस्तानी आर्मी को ये गवारा नहीं होता, तो वो उसको नलीफाई करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका अस्तित्व ही कश्मीर के विरोध पर टिका हुआ है। मुझे बताइए, पाकिस्तान को फौज की क्या आवश्यकता है? क्या पाकिस्तान पे चाइना अटैक करेगा? या पाकिस्तान पे अटैक करेगा? इसकी तो नेपाल और भूटान जैसी आर्मी सफिशिएंट होती, लेकिन क्योंकि आर्मी है तो वो आर्मी अब अपनी एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए कश्मीर का मुद्दे को
जिंदा रखना चाहती है। यद्यपि 370 हटने के बाद ये सिचुएशन डिफरेंट हो गई है, और अब जब G20 की बैठकें हो जाएगी तो उसके बाद तो ये पूर्णतया ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन G20 की बैठक कश्मीर में हो, ये बात सुनकर पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और वो ये कहता है कि साहब G20 की बैठक को कश्मीर में आयोजित करना इंटरनेशनल कम्युनिटी के लॉ के खिलाफ है, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के खिलाफ है, और बाइलेटरल एग्रीमेंट्स के खिलाफ है। अब ये तीनों ही बातें गलत हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो ये बता चुकी है कि पूरी दुनिया के अंदर जो टेररिज्म का एपिक सेंटर है वो पाकिस्तान है। जहां तक यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस का सवाल है, तो फिर उसके मुताबिक पाकिस्तान को पीओके से अपनी पूरी फौज हटा लेनी चाहिए थी, जो उसने नहीं किया, यानी कि उल्लंघन इंडिया नहीं पाकिस्तान कर रहा है। और तीसरा, बाइलेटरल रिलेशंस, क्या 1971 के शिमला समझौते में ये तय नहीं हो गया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपनी बातों को आपस में ही रिजॉल्व करेंगे? फिर पाकिस्तान क्यों चाइना और अमेरिका के पास जाता है कि मध्यस्थता करो? लिहाजा बिलावल भुट्टो ने जो भी कुछ कहा है वो इलॉजिकल है, अनएक्सेप्टेबल है, और वैसे भी उनकी क्रेडिबिलिटी उनके फॉरेन रिजर्व के गिरने की रफ्तार से भी तेज रफ्तार पे गिर रही है। लिहाजा अब मैं तो समझता हूँ जी, ठीक है जी। टीपीएस त्यागी जी, फिर से मैं वापस लौटूंगा आपके पास, मैं फिर से आऊंगा। आफ्ताब जी, जो टीपीएस त्यागी जी कह रहे हैं कि G20 की बैठक हो रही है कश्मीर में और उसी को आप पचा नहीं पा रहे हैं, वहां पर अशांति फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है, तो बिलावल भी क्या इसीलिए बिलबिला रहे हैं? भारत में रहते हैं तो कुछ और भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान पहुंचते हैं तो उनकी भाषा पूरी तरह से बदल जाती है। वहां ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए मैं शेर हूं, शेर बनने की कोशिश वो कर रहे थे वहां पर। शायद आप पत्रकार हैं, आपको तो नॉलेज होनी चाहिए, दूसरों को शायद इतनी खबर नहीं होती। इन जर्नलिस्ट हम जो है रोजाना हिंदुस्तान और पाकिस्तान की खबरों से वाकिफ होते हैं। बिलावल भुट्टो ने जब यहाँ पे थे तो कह सकते हैं कि पे जो है उन्होंने बयान दिया कि कश्मीर के अंदर जो है जिस तरह पत्रकार या सहाफियों को मर्डर किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, तो उस पे जो है उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आज़ादी सहाफत पे आज भी रोक है। हिंदुस्तान में सहाफी जो है यकीनी तौर पर बात तो कर, मगर कश्मीर के अंदर जो है सहाफियों को उस तरह वो पाकिस्तान की धरती पे बैठ के उन्होंने जो है ये बयान दिया। इससे पाकिस्तान की धरती पर बैठकर बिलावल भुट्टो वो बैठे हैं उस बाप के और उस माँ के बेटे जिन्होंने पाकिस्तान मगर हिंदुस्तान के भी माजी। आफ्ताब जी आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है बीच बीच में, ठीक से आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, ठीक करते हैं। आफ्ताब जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, बड़ा अहम आपके सामने जो है आपकी तवज्जो बात थी, और आप समेत तमाम करोड़ों हिंदुस्तानी को हमें देखते हैं, आप हैं बिलावल भुट्टो ने जो पहले भी पाकिस्तान में रहते हुए भी की कि कश्मीर के अंदर जिस तरह से आज़ादी के दिन के मौके पर जिस तरह से सहाफियों को कत्ल किया जा रहा है, वहाँ जो है पे जो कतान है, जो रोक है, उस पर भी वजीर खारजा ने बात की थी, और उन्होंने बयान में वाज़ेह तौर पर है आज़ादी सहाफत पे किस तरह पाबंदियां आयद हैं। इसके साथ साथ समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो उस बाप का, उस माँ का बेटा है। माजी में हिंदुस्तान से जो डायलॉग किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इस तरह से भुट्टो ने जिस तरह से जो है मुआहदा ऐसे हिंदुस्तान के दौरे और खासतौर पर यूनाइटेड नेशन वो तारीखी जुमले दुनिया को आज तक याद है कि हम जो है हिंदुस्तान के साथ चाहते हैं, मगर हिंदुस्तान कश्मीर पे अगर जुल्म करना चाहता है तो वहाँ पर भारत है तो फिर बात नहीं हो सकती। यकीनी तौर पर ये जो बिलावल भुट्टो का दौरा था वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई
का दौरा नहीं था। आफ्ताब जी, अभी भी आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, आवाज़ आपकी ब्रेक ठीक से नहीं आ रही है और ब्रेक हो रही है। चलिए मैं आता हूँ एक बार फिर से, जैसे आपकी आवाज़ प्रॉपर हमें मिलेगी मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आऊँगा आपके पास। लेकिन अल्ताफ़ जी मेरा सीधा सवाल आपसे यही है जो हम आज सवाल पूछ भी रहे हैं कि आतंक के खिलाफ आखिरी ऑपरेशन कब? बिलावल भारत आते हैं, एससीओ समिट में हिस्सा लेते हैं, आतंकवाद का मुद्दा उठाते हैं, जयशंकर, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें चल रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से घुसपैठ लगातार हो रही है, जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है, किसी भी तरीके से G20 की जो बैठक होनी है उसको डिस्टर्ब किया जाए, इस कोशिश में भी पाकिस्तान लगा हुआ है। कश्मीर में आतंकवाद का अल्ताफ जी, हाँ। आतंकवाद कश्मीर में लगभग खत्म हो चुका है। एक स्ट्रेटजी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्मी ने जो आतंकवाद पे कश्मीर में दबाव डाला और जिस तेजी के साथ यहाँ आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, आतंक का सफाया हो रहा है, उससे अब पाकिस्तान घबरा के उसने इसको शिफ्ट करके जम्मू प्रोविंस की तरफ एक कोशिश की है ताकि जम्मू में लगे कि वहां पर मिलिटेंसी हो रही। लेकिन हकीकत में अगर देखोगे, आज देखिए कश्मीर जो 2019 के बाद सारा बदल चुका है, यहाँ पीक लेवल पे टूरिज्म है, यहाँ यूनिवर्सिटीज खुली है, कॉलेजेस खुले हैं, ऑफिस चल रहे, और सबसे बड़ी बात है जो G20 समिट कश्मीर में होने जा रही है और जिस तरह से कश्मीर ने दिल खोल रखे हैं कि G20 समिट का इस्तेकबाल करे, G20 समिट का वेलकम करे, उससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर कुछ लोग हैं वो घबरा गए और उनको इस वजह से एलर्जी हो रही है। और पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो दुनिया के सामने उससे आ जाएगा। जो पाकिस्तान कल तक नाम नहाद या कश्मीर में आजादी के नारे यहाँ दिलवाता था, या वो गिलानी मोहम्मद के या यासीन मलिक है, आयशा अंद्राबी है, शबीर शाह है, जो दलाल लोग पाकिस्तान ने यहाँ 4, 5, 8 लोग बिठाए थे, उन दलालों को पकड़ के जेलों में रखा गया। और आज के डेट में आप जब कश्मीर में देखते हैं तो कश्मीर में अमन है और कश्मीरी जो है वो अमन चाहता है और कश्मीरी जो है वो तरक्की चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, रोजगार चाहता है। और पाकिस्तान जो जंग पिछले 32 साल से कश्मीर में लड़ रहा है, कश्मीर की लोगों की कोऑपरेशन से वो पाकिस्तान वो जंग हार चुका है और आज कश्मीर पूरी तरह से पीस और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, टूरिज्म की तरफ बढ़ रहा है। और जो 20 समिट कश्मीर में होने जा रही, इससे पाकिस्तान घबरा गया और पाकिस्तान ने अब जो शैतान हरकतें करता है, शैतान फिर एक बार वो हरकतें राजौरी और पुलिस भारत से कर रहा है ताकि जो G20 समिट है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर जाए। लेकिन पाकिस्तान इस बात को याद रखे, जिस तरह पाकिस्तान ने 32 साल की जंग यहाँ हार चुकी है और आज पाकिस्तान को ये लगने लगा है कि अब मैं कश्मीर में चलने वाला नहीं हूँ, इसलिए अब कश्मीर से उसने मिलिटेंसी को राजौरी की तरफ यहाँ उसको डाइवर्ट कर दिया है ताकि वहां के जो मासूम लोग हैं, वहां जो इलाके हैं, उनको वो ये कहीं ना कहीं ये मैसेज देने में कामयाब हो जाए कि मैं यहाँ मिलिटेंसी चला रहा हूँ। लेकिन जम्मू और कश्मीर आतंकवाद से मुक्त हो चुका है। और जहां तक आपने बात की कि आखिरी प्रहार कब होगा, देखिए आतंकवाद को हमने कश्मीर में सबसे न्यूनतम लेवल पर रखा है और कुछ गिने चुने 10 या 4 या 10 लोग जंगल की से बचे हैं। ये आखिरी प्रहार ही आतंकवाद पे चल रहा है। और कल से आपने देखा है जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीछा करो और मार डालो की नीति जो उन्होंने यहाँ अपनाई है वो कामयाब हो रही है और आतंकवादी यहाँ से भाग रहे हैं। और आज के डेट में किसी को हिम्मत नहीं है कश्मीर में पत्थर चलाए, किसी को हिम्मत नहीं है कश्मीर में वो हड़ताल करे, किसी को हिम्मत नहीं है कश्मीर में गोली चलाए, किसी को हिम्मत नहीं है कश्मीर में ग्रेनेड चलाए। इसलिए पाकिस्तान शैतान, पाकिस्तान भूखे, पाकिस्तान कायर पाकिस्तान ने एक और हरकत करके राजौरी में हमारे जवानों को शहीद किया। याद रखे पाकिस्तान को एक अच्छा सबक दिया जाएगा। और जहां तक बिलावल भुट्टो की ये गीदड़ बख्शू की बात है, हिंदुस्तान में आके बिल्ली के तरह रहना और हिंदुस्तान से वापस जाके फिर वही बात करना, ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी नीति है, आज की नीति नहीं है। पाकिस्तान हमेशा गीदड़ दंड किया। चलिए मैं ठीक है, लेकिन अल्ताफ जी मैं लौटूंगा। अल्ताफ जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, क्या सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे ठीक से? जी मैं सही सुन पा रहा हूँ। चलिए मेरी आवाज तो आप पहले भी आपके पास ठीक से पहुंच रही थी, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए आप। जी हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाज आप तक और पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच सके कि ये हमारे और आपके। हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे थे? हम सुन रहे थे आपको, जो कट के आपके जो आवाज आ रही थी उसमें आप बता रहे थे कि बिलावल उस माँ के बेटे हैं, उस माँ के कुछ ऐसा कुछ बोल रहे थे आप, क्या था वो? दोबारा नहीं, मैंने कहा कि बिलावल भुट्टो वजीर खारजा जो हैं पाकिस्तान के, वो जो है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के फर्जंद और जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं। यकीन तौर पर वो खून उनके अंदर में है कि वो हिंदुस्तान की धरती पे खड़े होके दो टोक बात कर सकते हैं और पाकिस्तान में रह के भी उन्होंने बात की है और
यूनाइटेड नेशन और हिंदुस्तान के तमाम उन जो है कह सकते हैं कि जो कश्मीर में जो इस वक्त कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर वक्तन वक्तन बात करते आए हैं। बात करते हैं कि पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का ये जो वजीर खारजा का मिलना और बिलावल भुट्टो का हिंदुस्तान आना, मैं समझता हूं कि वो एक कह सकते हैं कि कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में 12 साल के बाद किसी दो वजीर खारजा और पाकिस्तान के किसी अहम ओहदे पे फाइज किसी शख्सियत का हिंदुस्तान में आना पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम जो है वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। देखिए क्या बिलावल इस मौके का फायदा उठा पाए? भाई 12 साल के बाद किसी विदेश मंत्री का भारत आना, क्या आप उस मौके का फायदा उठा पाए? वही तो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें तो तय है कि आपको भी पता है कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई डायलॉग या बातचीत का सिलसिला तो नहीं होना था कि जिसपे बिलावल भुट्टो बात करते। बिलावल भुट्टो ने और खासतौर पर हिंदुस्तान के वजीर खारजा और तमाम जो एसओपीज पहले से तय हो चुकी होती हैं उसमें तय था कि क्या क्या बात करनी है और किस तरह से मिलना है। ऐसा तो था नहीं कि बिलावल भुट्टो जो है वहां जाके वजीर खारजा से किसी इश्यूज पे बात करते, या हिंदुस्तान के वजीर खारजा ने जो बात करनी थी उन्होंने भी बात की और इसी तरह से बिलावल भुट्टो ने भी बात की। मगर यहाँ पर ये इस वक्त कहना कि बिलावल भुट्टो ने कश्मीर की जो है बात पाकिस्तान में आके रखी, उसने हमेशा पाकिस्तान में रहते हुए और दुनिया के हर फोरम पे कश्मीरियों की बात की है। जो कश्मीरियों के साथ इस वक्त जो जुल्म है, जो दहशतगर्दी है, जिस तरह से कश्मीरियों को वहां पे मारा जा रहा है, यकीन तौर पर फॉरेन मिनिस्टर हमेशा बात करते आए। टीपीएस त्यागी जी जवाब दीजिए, टीपीएस त्यागी जी जवाब दीजिए। आपने सुनी होगी पूरी बात आफ्ताब जी की, जवाब दीजिए, इनको बताइए कौन जुल्म किसके ऊपर कर रहा है। देखिए हंसी आती है इनकी बातों पर, जब ये ऐसी बातें बोलते हैं बहुत हंसी आती है। जी अमित जी, पहले तो इनकी पूरी बात में नहीं आई, लेकिन सारांश ये निकला, ये कहते हैं कि कश्मीर के अंदर जुल्म किया जा रहा है भारतीय सरकार के द्वारा। आपने कभी सुना कि पिछले समय में वहां पे पिक्चर हॉल चले हो? कश्मीर में आज पिक्चर हॉल चल रहे हैं, इंटरनेट सर्विसेज है, वहां पर लाल चौक के ऊपर जहाँ लोग हमले से भयभीत रहते थे, आज बड़े बड़े हुजूम में जाके तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। और कश्मीर के लोगों ने इकट्ठे सामूहिक तौर पे तिरंगे झंडे को उठाया, तो दहशतगर्दी वहाँ कहाँ हुई? दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में हो रही है, जहाँ 1947 में करीब 28% माइनॉरिटीज थे और जिसमें से आज घट के वो 10% रह गए, उससे भी कम। हिंदू तो बल्कि 2-3% रह गए। कहाँ गए वो? तो दहशतगर्दी वहाँ हुई या पाकिस्तान में हुई? अब आप अगर ये कहें कि नहीं साहब अब भी दहशतगर्दी कश्मीर में है, तो हम ये कहेंगे कि साहब आपका बिहेवियर उस ऑक्सीजन की तरह है जो ऑक्सीजन ये कहने लगे कि मैं चीजों को जलाने में मदद नहीं करती। यानी कि किस किस्म का झूठ, अब ये और आगे नहीं चलने वाला है। बिलावल भुट्टो जो यहाँ पे आए, उनको तकलीफ दो चीजों से, एक तो पहले ही थी कि 370 हट गया था, दूसरा ये कि G20 की बैठक होने वाली है। वो कहते हैं कि कश्मीर का चूंकि मसला पूरी तरह से सुलझा नहीं है, लिहाजा ये बैठक यहाँ पे क्यों हो? श्रीमान बिलावल भुट्टो जी, हिंदुस्तान में G20 के अंदर 200 बैठकें होनी है, एक नहीं 200, और उसका कल्मिनेशन कश्मीर में होगा। और कश्मीर में इसलिए होगा क्योंकि कश्मीर तो हमारा है ही, जो आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ के लोग हमसे इंडिया से मिलने के लिए रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर वो लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो फिर वो भी हमारे हैं, और अगर हमारे हैं तो अब जो बात होगी वो पीओके के ऊपर होगी, हिंदुस्तान के कश्मीर के ऊपर नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जी ने आतंकियों का जो एक कनेक्शन है शुरू में बता दिया गया कि 21 अप्रैल को इस जेंटलमैन ने जैसे ही ये कहा कि मैं एससीओ में भाग लूंगा, एक आतंकी हमला वहाँ की फौज ने करवाया। जैसे ही वो हिंदुस्तान में आया और 4 मई को उसने अपना वक्तव्य रखा, एक दूसरा हमला रजौरी में हुआ।
क्या इसे महज इत्तेफाक कहेंगे? जी। 26/11 की जो बम्बई में हमला हुई थी, उस दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान में थे। उनको तो फिर यहाँ से एक हवाई जहाज लेके वापस भेजा गया पाकिस्तान में। क्या हम उसे रोक नहीं सकते थे? हिंदुस्तान ने बार उस समय भी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी, 1999 के बाद किसी फॉरेन मिनिस्टर को आप रोक सकते थे, आपको ताकत ही नहीं है। आपने नाजायज फायदा उठाया, वो समय बदल चुका। अब समय बदल मैं ये समझता हूँ कि आपके ही वीडियो जो चल रहे हैं, जो आपके फुटेज चल रहे हैं, उसमें साफ जाहिर नजर आ रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान की फौजें कश्मीर पे कब्जा किए हुए हैं। आपके इस प्रोग्राम के जो विजुअल चल रहे हैं वो थोड़ा हिंदुस्तानियों को दिखाए ना कि लाखों जो है फौजी जो है हिंदुस्तान के जो है कश्मीर के अंदर, ये फुटेज अभी चल रहे हैं, आप देखें। ये जो गन लेके जो वर्दियां पहन के फौजी जो वहां पर निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, वहां पे जो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, पाकिस्तान से जो आतंकी आ रहे हैं उनको मार रहे हैं, ये उनको मार रहे हैं। जो पाकिस्तान से आतंकी आ रहे हैं उनको मार रहे हैं। ये आप जो आफ्ताब जी, पाकिस्तान से जो आतंकी आ रहे हैं उनको मार रहे हैं ये, और उसी के लिए भारी फोर्स आप देख रहे हैं कश्मीरियों को अपने लोगों की रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए। आफ्ताब जी, जिस तरह से डराते हैं उनको जो है, जिस तरह से हिंदुस्तान की फौज को चलती है, वो पूरी दुनिया को आईना दिखाएं कि हिंदुस्तान आज भी फौजें हटा दे वहां से, देखें कि कश्मीरी क्या कहते हैं। जबरन आपने कब्जा किया हुआ है कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर के कब्जे के बाद आप जो है ये फरमा रहा है मौसूफ कि जी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को नहीं जाने देखते। आपको ताकत ही नहीं है कि किसी भी फॉरेन मिनिस्टर को आप इस तरह से रोक सकते। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप किसको आपने बिठाया है प्रोग्राम में, जिनको ये पता नहीं है कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क टीपीएस त्यागी जी जवाब दीजिए, आप चुप मत रहिए। टीपीएस त्यागी जी आप जवाब दीजिए, बोलिए, आप बोलिए। मैं इनकी एक भी बात से सहमत नहीं हूँ। हिंदुस्तान की फौज अगर कश्मीर में है तो कश्मीर हमारा है, इसलिए है। आपको कोई सवाल नहीं, कोई आपको ये अधिकार नहीं है कि आप हमारी फौज की तैनाती के ऊपर सवाल खड़ा करें, नंबर 1। और नंबर 2, वहाँ एक ऐसा बता दीजिए जहाँ निहत्थे आदमी को हमारी फौज ने मारा हो। वहाँ पे आतंकियों को चुन के मारा जाता रहा है, मारा जाता रहेगा। आप भेजते रहिए आतंकी 2.5 फीट गड्ढे में, हम उन्हें गाड़ते रहेंगे, और भेजिए आप आतंकी। आफ्ताब जी, पहली बात तो ये हम तय करेंगे कि किसको पैनल में बिठाना है, किसको नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अब जो बात होनी है वो कश्मीर पर नहीं होनी है, अब बात पीओके पर होनी है सर। अब पीओके की वापसी कैसे हो, पीओके की वापसी कैसे हो, उस पर बात होनी है। आफ्ताब जी, हेडमनी रखी गई, फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर हेडमनी रखी गई। बीजेपी सरकार इसकी माफी मांगे कि किसी भी वजीर खारजा के ऊपर हेडमनी रखी गई। पूरे बलूचिस्तान के लोग तुमसे अलग होने को तैयार है। सिंधी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते, आप किसकी बात कर रहे हैं? पूरा पाकिस्तान मैं बलोच हूँ, मेरे बड़े बलूचिस्तान में रहते हैं, मैं सिंधी हूँ। आपको पता नहीं कौन से सिंधियों का दर्द है, मुझे ये समझ नहीं आती कि आपको कौन से सिंधियों का दर्द है। मैं सिंध का बेटा हूँ, मैं पाकिस्तान का बेटा हूँ। एक बात बताइए, तो आपकी हालत इतनी खराब है, मुझे ये बताएं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नहीं है तुम्हारी। चलिए ठीक है, समय मेरे पास बचा नहीं है, अल्ताफ जी जल्दी से 10 सेकंड में भी बात रखिए। अल्ताफ जी बोलिए आप। देखिए, सबसे पहले मैं पाकिस्तान जिस आफ्ताब को कहना चाहता हूँ, कश्मीर में जुल्म नहीं, कश्मीर में विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। ये पाकिस्तान नहीं कि मासूम टीचरों को मारकर दहशतगर्दी का बदतरीन चेहरा दिखाए गए। ये पाकिस्तान नहीं जहाँ स्कूलों में जाकर दहशतगर्द घुसते हैं। कश्मीरी रेफरेंडम करा दे, कश्मीरियों से पूछ लें। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास समय बस इतना ही है, माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद आपका आफ्ताब जी, आपका अल्ताफ जी, आपका और टीपीएस त्यागी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।